Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 फरवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो आज मैं ना पीडीएफ को हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। काफ़ी देर से मैंने इस पीडीएफ को सही करने की सोच रहा था, हो क्या रहा है अब देख पाओगे। वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के ऐप में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जो स्लाइड का साइज़ है वो गलत चूज़ कर लिया। जब इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो साइड गलत चूज़ हो रहा है, और मतलब जो ये पूरा का पूरा कंटेंट है पीडीएफ के अंदर वो एक के ऊपर एक चढ़ जा रहा है, तो मतलब ये ख़राब सा हो जा रहा था। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा इसको सही करने में। फ़िलहाल तो अभी जो रिकॉर्डिंग है ये हो पा रही है, अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इसको हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं, आज हम लोग ऐसी समझ लेंगे। फिलहाल ये है कि प्रॉब्लम समझ गया हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अब कल से वो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो फटाफट हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं। हमारा आज का पहला आर्टिकल बात करता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग अब अपने सिलेबस से इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो सिंपली डिजीज़ के बारे में बात हो रही है तो जीएस पेपर 2 हेल्थ से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, इसके नाम से पता चल रहा है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर कुछ बीमारियाँ हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, ठीक है, या फिर नज़रअंदाज कराया जाता है, मतलब करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो गया, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब ये बीमारियां ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, इसी वजह से क्या होता है 30 ऑफ जनवरी को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये चर्चा में, क्योंकि अभी हाल ही में 30 जनवरी निकली, तो 30 जनवरी को हम लोगों ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे को ऑब्जर्व किया है, इसी वजह से चर्चा में था। और इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए जो सबसे पहला प्रपोजल है वो यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था कि बिल्कुल इस डे को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे काफ़ी हद तक अवेयरनेस फैलेगी, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, आखिरकार ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, और ज़्यादातर आपको अफ्रीका, एशिया और अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। खासकर आपको अफ्रीका और एशिया वाले रीजन में, जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आपको साउथ अमेरिका वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी कुछ एरियाज जहाँ पर ये बीमारी देखने को मिल जाती है। अभी बीमारी होती क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है पैथोजन, अलग अलग प्रकार के पैथोजन्स। पैथोजन्स मतलब कि जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म्स हो गए, तो ये सब यहाँ पर पैथोजन्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। और जैसा मैंने आप लोग को बता दिया, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ इसलिए कहलाती है क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ये बीमारी काफ़ी हद तक कॉमन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कुछ एरियाज़ हैं अफ्रीका और एशिया के जो कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर प्रॉपरली क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है, लोगों को साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो कूड़ा करकट है उसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है। तो इसकी वजह से ये पैथोजन्स यहाँ पर एमर्ज हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये बीमारियाँ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाउ होता क्या है, और साथ ही साथ जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं इसके ऊपर प्रॉपरली फंडिंग होती नहीं है, आप इसके ऊपर प्रॉपर पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्चा जा रहा है। जब इसके ऊपर रिसर्च नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी होगी नहीं, इसी वजह से बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो डिजीज़ हैं, ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं जिसको हम लोग एनटीडी बोल रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर लेस फंडिंग देखने को मिलेगा, प्रॉपर रिसर्च और ट्रीटमेंट इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे दूसरी बीमारियां हैं, ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी एड हो गया, मलेरिया हो गया, यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी पैसा खर्चा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी से काफ़ी हद तक हम लोग लड़ पाएँ। लेकिन कुछ बीमारियाँ जो एनटीटीडी वाली हैं, जैसे स्नेक बाइट एन्वेनोमेशन, सांप के काटने से यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, स्कैबीज, यॉस, ट्रोकोमा, उसका काला अजर, ठीक है, जिसको हम लोग लेशमनियासिस भी बोलते हैं, चागास डिजीज़ आपको ये देखने को मिलेंगी। ये सब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी चीज़ को याद दिलाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डे, ठीक है। और इसको हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, 30 ऑफ जनवरी को, ये मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा दिया।
क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट की वजह से भी काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, यहाँ पे आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में हर साल स्नेक बाइट की वजह से। उसके बाद स्नेक बाइट की वजह से यहाँ पर क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं वो इसके बारे में बताया गया है, PDF में आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी खास बात है नहीं कि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। तो स्नेक बाइट के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नाउ अब यहाँ पर बात होती है कि आखिरकार ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट दुनिया भर में क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अगर हम लोग इस डिजीज़ के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर अफेक्टेड हैं। 1 बिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस बीमारी से या फिर इन बीमारियों से अफेक्टेड हैं, जिसको हम लोग NTD बोलते हैं। और ख़ास बात तो यह है, इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपरली पैसा खर्चा नहीं जा रहा है, ठीक है। फंडिंग नहीं की जा रही है, रिसर्च के ऊपर नहीं फंडिंग की जा रही है, ट्रीटमेंट के ऊपर फंडिंग नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बीमारी अपने आप में एक कंसर्न बनती हुई जा रही है। खासकर पॉवर्टी जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अपने डेवलपिंग स्टेज के अंदर हैं, वहाँ पर ये बीमारी और ज़्यादा खतरा बन चुकी है। और साथ ही साथ बताया गया लगभग यहाँ पर दुनिया भर में 20 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं 1.7 बिलियन पीपल को अफेक्ट कर रही हैं, इनके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है। तो लगभग 20 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि नॉन ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंदर है, जिनका असर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इसमें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर लगभग यहाँ पर आपको 11 नॉन ट्रॉपिकल डिजीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में ध्यान रखना, वो 11 के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको काला अज़र और लिम्फेटिक फिलारियासिस ये आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों बीमारियों ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट किया है, और खासकर ये बीमारियां उनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं जो कि यहाँ पर पुअर पीपल है, जो गरीब लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा परेशान किया है इस बीमारी ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ये बातें बताई गई नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। काला अज़र या फिर लेशमैनियासिस क्या है ये आप लोग देख पाओगे। इस प्रकार से यहाँ पर बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बॉडी के अंदर जो स्प्लीन है उसका साइज़ बढ़ जाता है, लेवर बढ़ जाता है, ठीक है। रात में यहाँ पर पूरे बॉडी से पसीना पसीना निकलता है, ठीक है। आप देख पाओगे स्किन मतलब बहुत डैमेज सी हो जाती है, वीकनेस काफ़ी होती है। तो ये सब यहाँ पर काला अज़र की सिचुएशन देखने को मिलती है, काला अज़र। और इसकी बीमारी आप कह सकते हो ये इंडिया ने काफ़ी हद तक इसको टैकल किया है, ठीक है। इंडिया ने बहुत तेज़ी से इस बीमारी को रोकने के ऊपर काम किया है, अभी मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप आप लोग देख सकते हो कि ये जो काला अज़र है ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा इसने यहाँ पर अफेक्ट किया है, ठीक है। ये वाला मैप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला रीजन आप देख पाओगे, जो पिंक कलर वाले रीजन है ये नए एरियाज़ हैं जहाँ पर ये काला अज़र नई तरीके से निकल कर आ रहा है। बाकी जो ये थोड़े से ब्राउन कलर वाले रीजन है ये यहाँ पर आप देख पाओगे हाई डेंसिटी वाले एरियाज़ है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करें काला अज़र को लेकर, तो इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है। तो 2021 के अंदर बात करें तो इंडिया ने काफ़ी कुछ इंप्रूव किया काला अज़र के अंदर, और साथ ही साथ बहुत सारे केस आराम से डिटेक्ट किए, काफ़ी अच्छे से निगरानी रखी काला अज़र के ऊपर। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है कि साल 2020 में जितने यहाँ पर केस निकले थे काला अज़र के, उसके कंपैरिजन में साल 2021 में काफ़ी सारे कम केस हो गए थे। मतलब साल 2021 के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। तो इंडिया ने यहाँ पर डेफिनेटली काला अज़र के मामले में काफ़ी सुधार किया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोग को नॉन ट्रॉपिकल डिजीज़ के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव उठा रहा है इन डिजीज़ को टैकल करने के लिए। तो इसको आप लोग अपने एग्जामिनेशन में खासकर मेंस में ज़रूर पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर साल मेंस में क्वेश्चन आता है, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम लोग बात करें तो भारत का एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। जो ये बीमारी है इसको एलिमिनेट, इसको कम करने के लिए एक प्लान है जिसको लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। उसी प्रकार से एक दूसरा स्टेप है WHO सपोर्टेड, यहाँ पर एक रीजनल अलायंस है जिसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था हमारी सरकार ने, प्लस हमारी सरकार के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर एक रीजनल अलायंस बनाया था। ये कंट्रीज़ साथ में मिलकर काम कर रही हैं, और इन कंट्रीज़ का साथ में मिलकर काम करने का मकसद है कि जो काला अज़र के यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है, मतलब कोई भी इस प्रकार से जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों को तुरंत डायग्नोस किया जाए, तुरंत इनको देखा जाए और तुरंत ही इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, ताकि जो बीमारी यहाँ पर पैदा हुई तुरंत खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर बीमारी बढ़ती रहेगी तो इससे सिचुएशन और ख़राब हो सकती है।
उसी के साथ इंडिया ने बहुत सारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जैसे कि गिनी वॉर्म हुआ, ठीक है, ट्रकोमा, यॉस, ये कुछ इस प्रकार की बीमारियां जो कि भारत के अंदर हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत खतरनाक हुआ करती थी। गिनी वॉर्म डिजीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, इसको यहाँ पर ड्रैकुनोलगस मेडिनेसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो वॉर्म है वो एमर्ज होता है, मतलब इसकी कुछ ऐसी पिक्चर थी गूगल के ऊपर जो बहुत डिस्टर्बिंग है, मतलब देखी नहीं जाएंगी। तो ऐसी ऐसी डिजीज़ यहाँ पर इंडिया ने एलिमिनेट करी है। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आए कि इंडिया का क्या अचीवमेंट है हेल्थ के सेक्टर के अंदर, तो इस चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाई देता हूँ डेली बेसिस पर, है ना। आगे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि भारत का एक और इनिशिएटिव है, वो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड्स। अब ये क्या है, जो MDA है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारत ने बहुत सारी मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई है बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, जहाँ पर काफ़ी परेशानी थी, तो उनको यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि हम लोगों ने फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करवाई ताकि इस बीमारी को तुरंत ही रोका जा सके। क्लियर हुआ। तो ये सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। बाकी मैंने आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। यहाँ पर आप कुछ और भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि जो नेग्लेक्टेड है उसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हाँ, ये वाला मैप मुझे आपको पहले दिखा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गया तो अब देख लेते हैं। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, यहाँ पर मैंने जैसा बताया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, खासकर सदर्न अमेरिका हुआ, इधर अफ्रीका हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर इधर थोड़ा बहुत अरब नेशन हुआ, देन उसके बाद आगे चलोगे तो उधर आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। ये एरिया ज़्यादातर अफेक्टेड हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर लो इनकम कंट्रीज़ हैं, यही ज़्यादातर अफेक्टेड देखने को मिलेंगी। बताया गया हर 5 में से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अफेक्टेड देखने को मिलेगा इन नॉन ट्रॉपिकल डिजीज़ से। और नॉन ट्रॉपिकल डिजीज़ किस किस चीज़ की वजह से होती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप लोग डेफिनेटली अपने एग्जाम में इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बाकी और भी कुछ जाने डिजीज़ के बारे में तो वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ है जो कि भारत ने प्रॉपरली एलिमिनेट करी है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, काला अज़र, ठीक है, और डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, लेप्रोजी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। तो यहाँ पर भारत ने किस किस को एलिमिनेट किया है, दुनिया भर में कौन सी एलिमिनेट हुई है, सबका स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो PDF में से। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ NCW। अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, खासकर GS पेपर 1 प्लस GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। GS पेपर 1 वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट कर सकते हो, वुमेन के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं GS पेपर 1 के अंदर, और जो भी यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको कभी भी स्किप मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्लस पॉलिटी से भी यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि हम लोग कमीशंस वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो NCW स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस करने के बारे में चर्चा की गई है, इसके स्कोप को यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, नाउ उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि चर्चा में आखिरकार किस लिए आया है इसका तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि हाल ही में लगभग आपने अभी देखा 30 जनवरी को हमने क्या 30 जनवरी को हमने क्या ऑब्जर्व किया, अभी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद 31 जनवरी को अभी हम लोगों ने 30वां फाउंडेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, किसका? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नाम से ही इसके लग रहा है ये वुमेन के, आप कह सकते हो, ग्रोथ के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए काम करता होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कितना कुछ अचीव किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने और आगे इसके लिए क्या क्या रखा गया है, वो भी बातें बताई गई। बताया ये गया कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसके स्कोप को इंक्रीज़ करना चाहिए, और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दे दिया है कि भाई हाँ, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसके स्कोप को बढ़ा दिया जाएगा। तो हम लोग वुमेन को जितना सपोर्ट करते हुए आए हैं और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वुमेन को हम लोगों को एक तरीके से इक्वालिटी को लेकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो आगे मैं आऊँगा उस टॉपिक के ऊपर। तो अभी क्या है, ज़रूरत है कि हम लोग नेशनल कमीशन वुमेन के स्कोप को इंक्रीज़ करें। और हुआ क्या है, अभी देखो कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करें तो नया इंडिया काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर आपको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ भी है। आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो वुमेन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंट्री के विकास में वुमेन का जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वुमेन यहाँ पर ज़्यादातर सक्षम है कंट्री को ग्रो करने के लिए। और फिर उसके बाद ये चीज़ें हम लोग को बदलती हुई कब नजर आई, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखने को मिलेगी। यहाँ पर 70% जो बेनिफिशियरीज है वो वुमेन है। ठीक है, यहाँ पर उनको फ़ायदा 70% वुमेन को यहाँ पर इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद बताया गया कि जो
विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 6 से 7 साल के अंदर। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसी प्रकार से जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, लगभग 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं जो कि यहाँ पर 2016 के बाद से लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, और इनमें से 45% आप कह सकते हो जो है वो यहाँ पर वन वेमेन डायरेक्टर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये बताया गया, मतलब वेमेन जो है उनका डेवलपमेंट लगातार हुआ है, लेकिन अब इन वेमेन के डेवलपमेंट को और इंक्रीज़ करने के लिए जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, इसको हमें थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा। अब इसको हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको मतलब हमें जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ओल्ड थिंकिंग वाले लोग दिखेंगे, उसको लेकर चर्चा की गई है। अगर हम लोग बात करें जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से लेकर डेयरी की तक की जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, उन सब के अंदर जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वेमेन स्किल्स की वजह से हुआ। वेमेन का जो स्किल्स है, वेमेन की जो पावर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जो MSMEs हैं, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वेमेन एंटरप्रेन्योर्स इनको आगे लेकर आएँ। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है आज के टाइम पर, ऐसा बताया गया। तो इसकी वजह से भी और ज़्यादा ज़रूरत है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर चेंजेस करने की, ताकि वुमेन के अंदर डेवलपमेंट हो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे पुराने ज़माने के लोग देखने को मिलेंगे जिनकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार से है कि जो वुमेन है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी है। ठीक है, घर के काम के लिए बनी है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती हैं। तो इसी वजह से ज़रूरत है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, जो कि वुमेन के डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। उसके बाद दूसरी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम पर वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। 2021 की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बताया हम लोग को कि जो वुमेन के प्रति क्राइम्स हुआ है उसकी जो भी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है उसमें 46% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 46% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है, आप कह सकते हो कि जो भी वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है उसको लेकर। और वो क्राइम अलग अलग हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, हैरेसमेंट ऑफ मैरिड वीमेन हुआ, डोरी का केस हुआ, ठीक है, दहेज को लेकर, फिर उसका सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ, रेप अटैम्प्ट, साइबर क्राइम्स। तो इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर क्राइम्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर वुमेन्स फेस कर रही हैं, और 2021 में ये क्राइम काफ़ी बढ़ चुका था। तो इस वजह से भी ज़रूरत है क्या किया जाए, इस वजह से भी यहाँ पर ज़रूरत है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आखिरकार नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है क्या, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, और आपको पता है फैक्ट्स जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जितना भी इस टॉपिक का एनालिटिकल हो सकता था वो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर से बताया, जो आप लोग मेंस में यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, अगर आप लोग इसका बैकग्राउंड देखोगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पर कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया लेकर। ठीक है, कुछ कमिटीज़ थी जो कि वुमेन के स्टेटस के ऊपर काम करती थी। तो उन कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दिया था आज से 50 साल पहले। रिकमेंडेशन ये था कि भाई हाँ, अगर हम लोग को वुमेन को सोसाइटी में ऊपर लेकर आना है, वुमेन की जो परेशानियाँ हैं उनको रिड्रेस करना है, ठीक है, वुमेन के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, तो कोई ना कोई एक कमीशन होना चाहिए जो कि वुमेन के विकास के ऊपर काम करे। उसी प्रकार से और भी बहुत सारी कमिटीज़ आती रहेंगी, बहुत सारी कमिटीज़, कमीशन प्लान, सब लोग आए और सब ने मिलकर यहाँ पर रिकमेंडेशन यही दिया, हमारे संविधान के अंदर रिकमेंडेशन ये दिया कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि वुमेन के लिए कमीशन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बना दिया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो ये बॉडी है, इसको सेटअप किया गया था एक एक्ट के माध्यम से, और वो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इसके बारे में क्लियर कर चुके हो। अब जैसे कि इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, इस बॉडी को, तो कहीं ना कहीं जो कमीशन है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो भी एक्ट के माध्यम से बनता है वो यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक बॉडी पूरी तरह से सेट हो चुकी थी, बन चुकी थी जनवरी 1992 के पास में, मतलब इसी समय पर। तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और जो ये फर्स्ट कमीशन है, इसको बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992 में, किसके साथ, मिसेस जयंती पटनायक के साथ। ठीक है, इसकी चेयरपर्सन ये बनकर आई थी, तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इस कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, उसके बाद कुछ मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं, और कुछ अलग यहाँ पर मेंबर्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं जो कि इस पूरे बॉडी को संभालते हैं। जो भी यहाँ पर NCW का चेयरपर्सन होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है।
एनसीडब्ल्यू का जो चेयरपर्सन है उसको कौन नॉमिनेट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उसको नॉमिनेट करती है। अब एनसीडब्ल्यू का मेन फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या काम करता है, तो देखो इसका मेन फंक्शन है वेमेन को सोसाइटी में ऊपर लेकर आना, वेमेन को भी एक तरीके से जो इक्वालिटी है या इक्वल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लेकर आना। क्योंकि आज के टाइम पर जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पर इंडिया में इनइक्वालिटी का जो रैंक है वो आप कह सकते हो टॉप पर आ जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एनसीडब्ल्यू को बनाया गया कि ये चीज़ें खत्म हो, ये चीज़ें खत्म होंगी, वेमेन इक्वालिटी बढ़ेगी, यहाँ पर वेमेन मेल को एक तरीके से इक्वल रखा जाए, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हुए नजर आते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ और फंक्शंस हैं, फंक्शन जैसे कि वेमेन के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको रिव्यू करना। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ अलग अलग मेजर्स को लेकर आना, कुछ अलग अलग रूल्स लेकर आना, और जो भी परेशानियाँ हैं वेमेन की उनको रेड्रेस करना, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को यहाँ पर एडवाइस करना, जो भी वेमेन के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर सरकार को एडवाइस करना कि वेमेन के रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया नेशनल कमीशन वुमेन के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं कि हाँ ये केस हुआ है, तो उन कंप्लेंट्स को जल्द से जल्द यहाँ पर सॉल्व करना और एक स्पीडी जस्टिस, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो वुमेन्स है उनको जस्टिस देने का यहाँ पर काम करने के लिए भी आप कह सकते हो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यहाँ पर अपना एक रोल निभाता है। उसके बाद बहुत सारे इशू जैसे कि चाइल्ड मैरिज के इशू हो गए या डोरी प्रोहिबिशन के इशू हो गए, मतलब डोरी के इशू हो गए, दहेज वाले इशू हो गए, तो उनको भी रिव्यू किया जा सकता है। मतलब हर एक इशू को रिव्यू करने के लिए अलग अलग एक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कोई दहेज का केस आया तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर उसके ऊपर रोक लगाई गई है, या फिर यहाँ पर प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 को भी लाया गया है। मतलब कि आप कह सकते हो पहले क्या होता था, पहले अगर यहाँ पर कोई बेबी पलता था किसी माँ के वॉम्ब में, तो यहाँ पर पहले से वो लोग चेकअप करा लेते, जो नेटाल चेकअप होता था, नेटाल चेकअप कराने के बाद यहाँ पर पता लगवा लेते थे यहाँ पर कि यहाँ पर गर्ल है या बॉय है, गर्ल होता था तो अबॉर्शन करवा देते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती थी, तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से इलीगल कर दी गई है, वो बिल्कुल बैन कर दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडियन पिनल कोड देखने को मिलेगा, और इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि यहाँ पर भी आप कह सकते हो वुमेन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली बताया गया कि वुमेन के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे लॉज आपको देखने को मिलेंगे। उन लॉज को रिव्यू करने के ऊपर भी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काम करता है। ठीक है, उन लॉज को वापस से अच्छे से देखने के लिए। अब आते हैं एक और मेजर टॉपिक के ऊपर, मतलब इसी के अंदर इंक्लूड है आखिरकार वेमेन की वेलफेयर के लिए, वेमेन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजन है, मतलब क्या क्या लॉज देखने को मिलेंगे हमारे संविधान के अंदर। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में बात करें तो पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, सभी के पास फंडामेंटल राइट है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट है ना। अच्छा, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक मेंशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम लोग इन्हीं फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आर्टिकल 15 बात करता है। तो मतलब कि जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव ना हो, वो आर्टिकल 15 बात कर रहा है। लोगों के बीच में एक इक्वालिटी रहे, समानता रहे, वो आर्टिकल 14 बात कर रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर आप देख पाओगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं वेमेन के रिगार्डिंग, कि वेमेन के यहाँ पर थोड़ा सा वेमेन के फेवर में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे वेमेन के लिए भी, मतलब जो फंडामेंटल राइट है सभी के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स है जो कि वेमेन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, मतलब मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डिग्निटी ऑफ वेमेन है इसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये आपको आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अंदर भी काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। तो अगेन यहाँ पर मुद्दा आता है यहाँ पर इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर नेशनल कमीशन वेमेन को एक्सपेंड करने के बारे में चर्चा की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर विमेन के प्रति आप कह सकते हो कोई क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लॉज आपको देखने को मिलेंगे। इसको एक बार खुद आप गो थ्रू कर सकते हो, पीडीएफ में आपको ये सारी मिल जाएंगी। जैसे कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। डोरी के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई केस है। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर यहाँ पर लॉ है। या फिर आप कह सकते हो किसी गर्ल के साथ यहाँ पर कोई अत्याचार होता है, एट्रोसिटीज़ होती हैं, या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है जो कि 18 से कम उम्र की है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर पोक्सो एक्ट भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है एक नया पैरासिटिक प्लांट डिस्कवर किया गया है निकोबार आइलैंड के अंदर। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो। डिस्कस करेंगे पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान से बस सुनते हुए चलना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है एक नया प्लांट डिस्कवर किया गया निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर, तो आपको क्लियर हो चुका है।
आखिर उस प्लांट का नाम क्या है? तो इस प्लांट यहाँ पर वो किस जीनस से बिलोंग करता है? तो उसका नाम है सेप्टेमेरेंथस, आप इसका नाम ध्यान रख सकते हो। ये एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। अब पैरासिटिक क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो जो ये सेप्टेमेरेंथस है, इससे पहले भी यहाँ पर निकोबार के अंदर बहुत सारे और भी यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स देखने को मिले हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, जो कि एक नॉन पैरासिटिक प्लांट है। लेकिन ये वाला पैरासिटिक प्लांट है, ध्यान रखना। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो उसी पर आते हैं। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको रीड करके बता देता हूं, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। द प्लांट दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, अदर प्लांट को बोला गया है होस्ट, विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट एंड इन सम केसेस कॉजिंग एक्सट्रीम डैमेज टू द होस्ट। देखो होता क्या है, यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। अब मान लो ये जो प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। अब देखो एक प्लांट है, अब प्लांट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक फोटोसिंथेसिस चाहिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब तक इसके अंदर नहीं होगा तब तक ये फूड बनाएगा नहीं, ठीक है। तब तक यहाँ पर फूड नहीं बनाएगा, तब तक वो प्लांट बेकार है। अब क्या होगा, अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि उनको न्यूट्रिशन वो खुद नहीं ले पाते, मतलब उनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। फोटोसिंथेसिस के लिए 2-4 चीज़ें चाहिए होती है जो कि यहाँ पर उनको नहीं मिल पाती है प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या है, वो लोग अपने आप का न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे। आप मतलब आप क्या खा रहे हो, आप कुछ फूड खा रहे हो, फूड कौन दे रहा है, प्लांट दे रहा है। अब प्लांट को भी ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सनलाइट, वाटर, इन सब के माध्यम से अपने आप को न्यूट्रिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। अब उनके पास न्यूट्रिशन नहीं आ पाता तो वो क्या करते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर यहाँ पर निकलने लगते हैं। जैसा आप देख पाओगे यहाँ पर एक पेड़ है, उसके ऊपर एक दूसरा पौधा लिपटा पड़ा है। तो यहाँ पर जो दूसरा पौधा लिपटा पड़ा है वो यहाँ पर इस वाले पेड़ से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं, पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि खुद तो न्यूट्रिशन नहीं बना पाते, तो दूसरे प्लांट से वो न्यूट्रिशन खींचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। द प्लांट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, ठीक है। तो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को लेगा वो यहाँ पर पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। तो इसी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। इस प्लांट के बारे में बताया गया, इसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, जीनस सेप्टेमेरेंथस करके ये नाम आपको ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ग्रो हुआ है कौन से प्लांट स्पीशी के ऊपर, ये दूसरे प्लांट स्पीशी के ऊपर ग्रो हुआ है। उस प्लांट का नाम है हॉर्सेफेल्डाई गल्पर करके नाम देखने को मिलेगा। फिलहाल बस खाली ध्यान ये रखना, सेप्टेमेरेंथस नाम ध्यान रखना, निकोबार आइलैंड पर पाया गया ये ध्यान रखना, और उसके बाद पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं बस ये ध्यान रखना। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग कुछ याद रख नहीं पाएंगे लंबे समय तक। ये प्लांट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मान लो ये नीचे वाला दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। अब यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो इस प्लांट से नीचे वाले से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। क्लियर हुआ। अब जब पैरासिटिक की बात आती है तो यहाँ पर एक प्लांट होता है टोटल पैरासाइट और दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में इसको पहले सेट कर लेता हूँ। हाँ अब ये सेट हो गया है। तो पैरासिटिक आपको पता चल गया। टोटल पैरासाइट कौन से होते हैं, टोटल पैरासाइट यहाँ पर वो होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, वो टोटल पैरासाइट हुए। पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पर कुछ ही थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर दूसरे प्लांट से वो लेते हैं, उसको हम लोग पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये टोटल पैरासाइट होते हैं इनको हम लोग होलो पैरासिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, और जो ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं इनको हम लोग हेमे पैरासिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पर टोटल पैरासाइट होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है, अब ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेड़ हरा ही क्लोरोफिल की वजह से है। अगर यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फूड को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी इसके पास नहीं है वो क्या करेगा, वो दूसरे आप कह सकते हो जो भी न्यूट्रिशन इसके पास नहीं है वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके पास लेकिन जो ये पार्शियल पैरासाइट होता है इनके पास क्लोरोफिल होता है, दूसरी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो आप कह सकते हो दूसरे प्लांट से लेता है। तो पार्शियल और टोटल दोनों का मतलब सिंपल सा ही मतलब है, आप लोग खुद नाम से समझ रहे होंगे। कुछ पार्शियल जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर, और कुछ यहाँ पर टोटल जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात की गई है यहाँ पर सेहत इनिशिएटिव के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर एक सर्विस लॉन्च करी है सेहत इनिशिएटिव की। एक होम डिलीवरी सर्विस है, यहाँ पर घर पर आपको मेडिसिन मिल जाएगी। खासकर हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये सर्विस को लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक शानदार ये देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो होम डिलीवरी यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो भी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं। आपने देखा होगा आज कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, कल से कोई परेशानी होगी नहीं, प्रॉपरली यहाँ पर काम किया जाएगा। आखिरकार ये सेहत इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
ये एक ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन आप कह सकते हो सर्विस देखने को मिला, मतलब कि फ़ोन के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हो, कंसल्टेशन कर सकते हो, मतलब फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर सकते हो और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर को बताकर अपना वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हो, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कोविड के टाइम पे ये टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक यहाँ पर पूरी तरह से फोकस है डिजिटल इंडिया का। हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी की वजह से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने सेहत इनिशिएटिव को मई 2021 के अंदर ही लॉन्च कर दिया था। कोविड की वजह से भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद है कि हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएं पेशेंट्स को उनके घर पर ही। जो भी पेशेंट है वो भाई उठो और वीडियो कॉल लगाओ या फिर आप कह सकते हो ऑनलाइन बातचीत करो डॉक्टर के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना भी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम वो बताओ और अपने आप को सही कर पाओ। जो सेहत है बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया, सेहत ये आप देखने को मिलेगा, ये सेहत इनिशिएटिव अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से डॉक्टर के साथ आप लोग कंसल्टेशन कर सकते हो, तो नाम से पता चलता है सेहत इनिशिएटिव क्या है। तो ध्यान रखना, सेहत इनिशिएटिव बेसिकली एक आप कह सकते हो टेली कंसल्टेशन है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है तो इसका मेन मकसद यह है कि यहाँ पर क्या करा जा सके, मिलिट्री पर्सनल्स को जो है उनको यहाँ पर प्रॉपरली बातचीत कर सकें, वो लोग डॉक्टर्स के साथ प्रॉपरली यहाँ पर टेली कंसल्टेशन कर सकें। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी क्लियर कर गए होंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बजट 2022-23 लॉन्च हो चुका है। अब देखो बजट तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नहीं कि बजट के अंदर क्या क्या आया है, क्योंकि अगर आप लोग को वो पढ़ना है तो कल का द हिंदू का वीडियो देख लेना। कल मतलब 2 फरवरी, देखो करना क्या, यूट्यूब पर टाइप करना 2 फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू डाल लेना, द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन, ये टाइप ज़रूर कर देना। आपके सामने ऊपर सबसे पहले वो वीडियो आएगा, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में स्टार्टिंग से मैंने शुरू से लेकर पहले आर्टिकल में मैंने बजट के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस किया है। स्टार्टिंग से मैंने आप कह सकते हो लगभग 25-26 या आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे बजट के हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्चा गया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है चाहे वो कहाँ है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग जाकर बजट वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ कि बजट जो प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ पर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बजट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसको लेकर आर्टिकल पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं। हालांकि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में कल बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 112, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 112 के तहत अगर हम देखें तो बजट के बारे में वहाँ पे मेंशन है। तो क्या कहोगे आप लोग, क्या बजट डायरेक्ट वर्ड मेंशन है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बजट वर्ड डायरेक्ट मेंशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर ये आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से देखने को मिलेगा। ठीक है, आखिर एक क्वेश्चन आप लोगों से और बनता है, जो ये बजट है ये वर्ड निकल के कहाँ से आया है? ठीक है, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से निकल कर आया है, तो आप लोग मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना ये जो बजट वर्ड है ये कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, आगे आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं और क्या हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सेहत इनिशिएटिव पर वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि बजट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पैटर्न जो है बदल गया होगा। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि पीडीएफ थोड़ा सा यहाँ पर सही से मैनेज नहीं हो पाया आज। मैंने जो स्लाइड्स का साइज़ गलत चूज़ कर लिया जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कोई बात नहीं, कल से गलती नहीं हो पाएगी। तो बजट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, ध्यान रखना। एक कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर, दूसरा कंपोनेंट होता है रिसीट और तीसरा कंपोनेंट होता है डेफिसिट। ठीक है, तो इन्हीं 3 के बेसिस पर इस बजट को तैयार किया जाता है। मतलब सरकार के खर्चे, सरकार की कमाई और सरकार का जो भी खर्चा और जो कमाई के बीच का डिफरेंस है, जो डेफिसिट है, वो इसके बेसिस पर पूरा बजट तैयार होता है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, खर्चों की, तो एक्सपेंडिचर में यहाँ पर क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसी जगह पर पैसा खर्चना जहाँ पर हम लोग अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हो और लाइबिलिटीज़ को हम लोग कम कर रहे हो। मतलब पैसा खर्चो कि जहाँ पे नया स्कूल बन रहा हो, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हो, नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर पैसा खर्च जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने बहुत सारा पैसा, लगभग 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पैसा खर्चने के बारे में बात की है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार बहुत सारे सामान प्रोवाइड करवाती है, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी जगह पर वेजेस, काफ़ी सारी सैलरीज पे की जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पर कोई भी एसेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी लैंड बिल्डिंग सरकार नहीं बना रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोई लैंड बिल्डिंग नहीं बन रही है। जो भी एक तरीके से पैसा देना था, जो भी हमारे सैलरीज, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट जो भी पे करना था, वो सरकार ने दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया।
दूसरा आता है रिसीट। रिसीट मतलब यहाँ पर आया। जब हम लोग सरकार की रिसीट के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा सरकार कमाई करती है किससे, ज़्यादातर टैक्सेस है। तो रिसीट के अंदर भी 3 प्रकार के यहाँ पर रिसीट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट और तीसरा होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या होते हैं तीनों, मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। जो रेवेन्यू रिसीट है, अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर मतलब सरकार की कमाई। सरकार की कमाई टैक्सेस, नॉन टैक्सेस के सोर्सेज के थ्रू आ रही है। टैक्स मतलब लोग यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, अलग अलग टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है और ही बहुत सारे यहाँ पर टैक्सेस देखने को मिलेंगे। नॉन टैक्सेस सोर्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, चलो सरकार ने कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसके लिए फॉर्म भरा तो पैसा आया, तो मतलब जो टैक्स से पैसा नहीं आ रहा है, जो नॉन टैक्स सोर्स है वो भी देखने को मिलेगा। मतलब सरकार की कहीं ना कहीं वो रिसीट है, सरकार की कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेशन है। ठीक है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट यहाँ पर हमारे कैपिटल रिसीट का ही पार्ट देखने को मिलेगा। कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब है सरकार ने कोई लोन दिया था, उस लोन को रिकवर कर लिया, या फिर कोई सामान हमारे पास पड़ा था, कुछ गवर्नमेंट एसेट था, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, उसको यहाँ पर बेच दिया, उससे जो भी पैसा है वो सरकार ने रख लिया, तो इसको बोलते हैं नॉन डेट रिसीट। यहाँ पर कोई उधारी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब है सरकार यहाँ पर कुछ ऐसा पैसा ले लेती है, मतलब कोई बोरिंग वगैरह कर ली कहीं से, ठीक है, जो कि यहाँ पर चुकानी है। तो आने वाले टाइम पर हमारे पास एक तरीके से सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ आने वाले टाइम पर ये पैसा हम लोग को चुकाना है। तो यहाँ पर एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कुछ पैसा ले लिया तो यहाँ पर उसको चुकाना भी पड़ेगा, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर के बारे में समझ लिया, आपने रेवेन्यू के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो फिस्कल डेफिसिट बस इतना है, टोटल एक्सपेंडिचर में से यहाँ पर आपको रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस देखना होता है। मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग बात करें एक पॉजिटिव फिस्कल डेफिसिट क्या हो सकता है। पॉजिटिव फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि जो सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर है, सरकार के जो टोटल खर्चे हैं वो कम होनी चाहिए और सरकार की जो टोटल रेवेन्यू है, जो रिसीट है, जो कमाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर कमाई ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो हमारा एक तरीके से पॉजिटिव फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस देखा जाता है। अगर ये कम रहेगा तो आप कह सकते हो यहाँ पर सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बेकार सी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच का। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे ना। यही थे कुछ आर्टिकल्स हमारे जो कि आज के थे। ठीक है, अब पीडीएफ अगर मैं सही से क्रिएट कर नहीं पाया था, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो गई। मैंने एक आर्टिकल और लगा रखा था, वो भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। मैं आप लोगों को उसके बारे में कल बताऊंगा, आरबीआई के रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में। वो पीडीएफ सेट ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर आज प्रॉब्लम फेस हुई है। कोई बात नहीं, कल उसको हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।